हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कुलदीप और आज मैं करवाने जा रहा हूं आपको आईबीसी कोड 2016 फ्रॉम द मई 22 एंड नवंबर 22 एसएम। ओके, यहाँ पे मैं आपका पूरा कवरेज कराऊंगा। ओके, स्टडी मैट से पूरा अपन लो करने वाला है। एंड अभी मैंने सबसे पहले लिया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को। ओके, सो मेन चीज़ें क्या है, कैसे इसकी एप्लीकेबिलिटी आती है। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, आप बिजनेस करते हो। ओके, बिजनेस आप कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपके कुछ सप्लायर्स होंगे, कुछ कस्टमर्स भी होंगे। और आज के टाइम पे या फिर कभी भी देखो, बिना उधार के ना धंधा चलता नहीं है। ओके, आपको पैसा क्रेडिट पे भी देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो आपने अगर क्रेडिट पे आपके कस्टमर्स को दिया है, ठीक है, या फिर आपको सप्लायर को दिया है, ओके, सप्लायर ने आपको दिया है, तो वो आपका यहाँ पे ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा। मतलब आपके जो ऑपरेशंस है उसके लिए उसने माल सप्लाई किया है और इसीलिए वो आपके लिए क्रेडिटर है। कुछ बैंक्स वगैरह भी होंगे जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसे लगाए होंगे, ओके, एज ए डेप्ट दिया होगा आपको। ओके, तो उन्होंने भी यहाँ पे पैसे लगाए, तो वो आपके फिनेंशियल क्रेडिटर है एक तरह से, कि वो आपको फिनेंशियल हेल्प कर रहा है। ओके, और ऐसे आपने किसी थर्ड पार्टी से भी लोन वोन वगैरह लिया होगा, तो ये सारा बिजनेस के लिए नेसेसरी भी है। ओके, तो होता क्या है, कई बार आपको कस्टमर से पेमेंट नहीं आया और तो फिर आपकी यहाँ पे फिनेंशियल सिचुएशन टाइट हो जाती है। आप इनका भी पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर दोगे, इनका भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, इनका भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। ओके, और इस केस के अंदर क्या हो जाता है, अब इनको सिक्योर करने के लिए ऑपरेशनल क्रेडिटर को, फिनेंशियल क्रेडिटर को, ओके, इनको सिक्योर करने के लिए है वो यहाँ पे आईबीसी कोड पिक्चर में आता है, जो ये इंश्योर करता है कि अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए तो उस केस में क्या होगा, आपको लिक्विडेट करके आपके एसेट से जो भी रियलाइज़ होगा वो क्या कर दिया जाएगा, बैंक्स को या क्रेडिटर्स आपके जो भी हैं जितने भी होंगे उन सबको पे कर दिया जाएगा। ये एक सिंपल सा मैंने आपको ब्रीफ दिया, कुछ ज़्यादा टेक्निकली नहीं लेके गया अभी तक। ओके, नॉर्मली क्या है, अगर आप पैसे पे नहीं कर पाते हो ओके आपके बिजनेस में, तो फिर उस केस में यहाँ पे आईबीसी कोड है। पहले मल्टीपल लॉज होते थे, अब सिंगल एक आईबीसी कोड है, वो पिक्चर में आएगा। ओके, एंड आपकी सारी एसेट से रियलाइज़ करेगा और आपके जो भी क्रेडिटर्स है उनको पेमेंट कर देगा। ओके, अब चलते हैं अपन इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन पहला पार्ट है जो कि बोलता है कि जो टर्म इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के अंदर डिफरेंस कहाँ पे है। ओके, इंसॉल्वेंसी क्या होती है एंड बैंक्रप्सी क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ पे है, राइट। तो अब सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, सबसे पहले इंसॉल्वेंसी है वो दोनों के लिए, चाहे इंडिविजुअल्स हो चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो। मतलब आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, कुछ भी हो, ओके, उनके केस में अगर आप हो तो इस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, ये इंसॉल्वेंसी के लिए ये आईबीसी कोड ये इंसॉल्वेंसी वर्ड यूज़ होता है। ओके, दोनों के लिए, चाहे इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो। इंसॉल्वेंसी एक ऐसी स्टेट है, ओके, ये कंक्लूजन नहीं है, पहले तो ये समझना। इंसॉल्वेंसी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे अपने डेब्ट्स आप पे नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास में कैश फ्लोज इनसफिशिएंट है। ओके, मतलब अभी तक कुछ लीगली कुछ नहीं हुआ, बस हुआ क्या था कि आपके कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल में बताया था, कस्टमर ने आपको पेमेंट करने से है वो क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, और अब आपके पास में कैश नहीं है, कैश का बैलेंस है 0 और आपको करोड़ रुपए का पेमेंट करना है, तो आप कैसे करोगे। इस स्टेट को क्या बोलते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे आप बिजनेस हो, कोई भी हो, इस स्टेट को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। ओके, कि आपकी इंसॉल्वेंसी हो गई है। नाउ अगर अब आप पे नहीं कर पाओगे तो ये आपके ऊपर लीगल एक्शंस लेंगे। ओके, लीगल एक्शन लेके आईबीसी एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर, एंड देन फिर आपका लिक्विडेशंस वगैरह जो भी किया जाएगा उसको, उसके बाद में जो कंक्लूजन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर आपको बोल दिया जाएगा बैंकरप्ट। ओके, तो यहाँ पे बैंकरप्सी बोला जाता है। तो ये डिफरेंस है, इस लेवल पे जाके बैंकरप्सी आती है, जबकि इनिशियली इस लेवल पे हो कि आप अपने कैश नहीं पे कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी सिर्फ इंसॉल्वेंसी ही हुई है। गॉट इट। अब देखो, यहाँ पे आपके पास में इनसफिशिएंट कैश फ्लोज होते हैं, एंड बैंकरप्सी है वो एक लीगल डिक्लेरेशन है कि वंस की इनएबिलिटी टू पे ऑफ द डेब्ट। इंसॉल्वेंसी कोड है वो रिगार्ड किया जाता है एज ए स्टेट वेयर एसेट्स आर इनसफिशिएंट एंड टू मीट दैट लाइबिलिटीज। Untreated insolvency will lead to bankruptcy for non-corporates and liquidations of corporates. Creditors put money into debt investments today in return for the promise of the fixed return cash flow, but the return expected on these investments are still uncertain because the time of repayment. The corporate or individual may make repayments as promised, or he may default and does not make the payments. When this happens, the debtor is considered insolvent, and of other than
cases of outright fraud and the debtor may be insolvent because of फाइनेंशियल फेलियर और बिजनेस फेलियर। और दो और भी कारण हो सकते हैं, या तो आपके पास में कैश का ही वो आ गया है क्रंच, या फिर आपके बिजनेस प्रोसेसेस, आपका मॉडल ऐसा है कि आपको कंटिन्यूसली लॉस ही लॉस होते जा रहे हैं, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, कैश फ्लोज आ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली आपका क्या होगा, दिवाला निकल ही जाएगा। ओके, इंसॉल्वेंसी आप इंडिविजुअल, अब ये समरी है। ओके, समरी पे फोकस करो, लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए बेस्ट है, ऊपर वाला पूरा काट सकते हो। इंडिविजुअल के लिए और ये ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेट्स के लिए है। जब इंडिविजुअल के लिए बाद में यही इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है। ओके, दोनों के लिए यूज़ करते हो, बाद में हम इसे बैंकरप्सी बोल देते हैं और कॉर्पोरेट वालों को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी बोल देते हैं। कब, जब इंडिविजुअल और कंपनी है वो अपने पे नहीं कर पाते हैं डेप्ट को, एंड जो वैल्यू ऑफ एसेट हेल्ड बाय देम है वो लेस देन होती है उनकी लाइबिलिटी से। अगेन इसके लिए इंडिविजुअल के लिए बैंकरप्सी एंड कॉर्पोरेट्स के लिए बाद में लिक्विडेशन। सी, सबसे पहले इंसॉल्वेंसी, उसके अंदर इसके लिए बैंकरप्सी हो गया और इसके लिए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। जब फिर फाइनल हो गया लीगल वे के अंदर, तो फिर इसके लिए हो गया आपका बैंकरप्सी और इसके लिए बोल देते हैं कि लिक्विडेशन हो गया, बिकॉज यहाँ पे लीगल वर्च्यू है, लीगल कंपनी है, तो उसको पूरा लिक्विडेट करना पड़ता है, समझ गए। तो यहाँ पे लिक्विडेशन के लिए यूज़ होता है। ओके, अब यहाँ पे रिलेशनशिप बताया बैंकरप्सी में, इंसॉल्वेंसी में एंड लिक्विडेशन के अंदर क्या है। सी, बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसीडिंग है जो कि इन्वॉल्व करती है। सी, बैंकरप्सी ये फाइनल कंक्लूजन है। ओके, आपको पता चल गया कि बैंकरप्ट हो चुकी है। ओके, मतलब इसका सब कुछ दिवाला निकल चुका है अच्छी तरह से। लेकिन ये क्या नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं है। ओके, कॉर्पोरेट के केस में लिक्विडेशन होगा, बैंकरप्सी किस केस में होगी, जहाँ पे आपकी ये प्रोसीडिंग चल रही है। और इंसॉल्वेंसी एक यह एक प्री स्टेज है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, इंसॉल्वेंसी है वो कॉमन है बोथ बैंकरप्सी एंड लिक्विडेशन में, क्योंकि ये अपने डेब्ट्स पे नहीं कर पा रही है, एंड व्हेन दे बिकम ड्यू एंड पेबल्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ द लिक्विडेशन एंड इज द ओनली वे दैट कैन कॉज ए नेचुरल पर्सन टू बिकम ए बैंकरप्ट। ओके, तो बैंकरप्ट होने से पहले वाली स्टेज आपकी इंसॉल्वेंसी होती है। लिक्विडेशन है वो रेगुलेटरी बॉडीज, डायरेक्टर, कंपनी, शेयर होल्डर एंड अनपेड क्रेडिटर्स का होता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। ए साउंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ bankruptcy law was required for achieving the following objectives: improved handling of conflicts between creditors and debtors, यह प्रोवाइड किया जाएगा प्रोसीजरल सर्टेनिटी के लिए अबाउट द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन इन सच ए वे एज टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी एंड रिड्यूस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री फॉर ऑल इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी क्रेडिटर्स एंड डेटर्स है ना, उनके बीच के सारे कॉन्फ्लिक्ट को इम्प्रूव किया जाए। ओके, ये आईबीसी के अंदर है ना, सिर्फ ये नहीं कि आपका आके लिक्विडेट करेंगे, नहीं, यहाँ पे एक रिजोल्यूशन प्लान का कॉन्सेप्ट भी आता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, आपको वापस से रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, और जब लगता है ना कि अब रिवाइवल पॉसिबल ही नहीं है, तब जाके फिर आपका लिक्विडेशन होता है। तो ये जो ये रिवाइवल वाला पार्ट है वो यही बोलता है कि इनका एक नेगोशिएशन का फेज़ है ताकि वो रिड्यूस कर सके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है दोनों पार्टीज़ को। ओके, एंड इकोनॉमिक्स है दोनों के अंदर, जितने भी इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में कोई भी ये जो हैंडलिंग में इश्यूज आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, उन सबको रिमूव करने के लिए है। अवॉइड करना है डिस्ट्रक्शंस ऑफ वैल्यू। अब क्या होता है, कई बार जब जैसे पता चल जाता है ना कि इसका दिवाला निकलने वाला है, तो क्या करते हैं, वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। ओके, 1 करोड़ की एसेट की भी कोई 15 लाख 20 लाख से ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। तो उस केस के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि वो उसको क्या बोलते हैं, आपका डिस्ट्रक्शंस हो गया आपकी वैल्यू में। ओके, It can also provide flexibility for parties to arrive at the most efficient solution to maximize the value during negotiation। और negotiation के बीच में फिर इससे क्या होगा, ये इन चीज़ इंश्योर होगी, बिकॉज 360 डेज में सारी प्रोसेस कंप्लीट होनी होती है, 330 डेज़ के अंदर एज ऑफ नाउ। ओके, तो 330 डेज में आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। तो उस केस के अंदर ये चीज़ इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द नेगोशिएशन फेज है वो ये ना हो कि प्रॉपर्टी बहुत कम वैल्यूज़ के अंदर जा रही है, वो पहले पूरा इंश्योर करते हैं और मैक्सिमम आउटपुट लेके आते हैं, मैक्सिमम वर्थ है वो उससे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जो बैंकरप्सी लॉ है वो क्रिएट करेगा एक प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन बिटवीन क्रेडिटर एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियर्स विच कैन क्रिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ सच रीअरेंजमेंट्स। ओके, जो कि रीअरेंजमेंट की जो आपकी पॉसिबिलिटी है उसको क्रिएट करेंगे। ड्रॉइंग द लाइन बिटवीन मोलफिजेंस एंड बिजनेस फेलियर under a weak insolvency regime, the stereotype of rich promoter of defaulting entities। ओके, बहुत सारी एंटिटीज ऐसी होती है। अब ये पता है ये क्यों आया है, क्योंकि रियल में कॉर्पोरेट में हो ही रहा था। अब आप देखो कि सहारा इंडिया है, उसने सारे जितने भी पैसे लगाए थे सबके पैसे खा लिए, लेकिन उनके प्रोमोटर्स की वर्थ जाके देखो
खरबों में रुपए पड़े हैं उनके पास में, खरबों रुपए। ओके, विजय माल्या भाग गया लेकिन उसके पास में करोड़ों रुपए पड़े हैं और कंपनी का निकल गया दिवाला, 1 रुपए भी नहीं मिला लोगों को। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कि प्रोमोटर्स तो हो रखे हैं रिच, ओके, जिन्होंने कंपनी बनाई थी वो तो हो रखे हैं रिच, ओके, और कंपनी का दिवाला निकल रखा है। तो यहाँ पे 2 टाइप की थिंकिंग जनरेट होती है। पहला कि जितने भी डिफ़ॉल्ट होते हैं ना उसके अंदर मोलफिजेंस होता है। मोलफिजेंस बोले तो मतलब घपला किया हुआ है, ओके, यहाँ पे घपला किया गया है। या फिर और जो आइडिया है ना प्रोमोटर्स का, वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर डिफॉल्ट ऑफ द फर्म्स दैट दे कंट्रोल, कि जहाँ यहाँ पे जो प्रोमोटर्स का आइडिया रहना है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर डिफॉल्ट्स ऑफ द फर्म्स दैट दे कंट्रोल, जो वो कंट्रोल करते हैं। ओके, और साथ साथ में वो मतलब कि एक तरह से ना यहाँ पे प्रोमोटर्स का ही रहता है कि वो कंट्रोल करते हैं एंड जानबूझ के डिफॉल्ट्स करते हैं फर्म्स को। क्लियरली अलोकेट लॉसेज इन मैक्रो इकोनॉमिक डाउन टर्न्स with a sound bankruptcy framework. These losses are clearly allocated to some peoples. Loss allocation could take place through tax, inflation, currency expropriations, wages, मतलब कि ये इन्होंने बताया कि हर एक बहुत सारे फैक्टर में आपके ना पैसे जाएंगे, ओके, इन्फ्लेशन में, टैक्सेस में, डेप्रिसिएशन, एक्सप्रोप्रिएशंस, वेजेस, कंजम्पशन, सप्रेशन। तो यहाँ पे आपको लॉस को अलोकेट कैसे करना है ये भी आपको क्लियरली इस आईबीसी कोड में पता चल जाता है। अब बात करते हैं कि रिकमेंडेशन किसकी आई थी, बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी। ये है ना एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी और उसी ने आईबीसी को रिकमेंड किया था। ओके, कब किया था, मई 28, 2016 को। एमसीक्यू के लिए थोड़ा ध्यान में रखो बस। आईबीसी कंसोलिडेटिंग ऑल एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी रिलेटेड लॉज हैज ब्रॉट अबाउट ए रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ ए रोबस्ट मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क। ये जो फ्रेमवर्क है वो सीख करता है टू अचीव ए रेजोल्यूशंस फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स इन डिस्ट्रेस। मतलब कि ये क्या होता है, डिस्ट्रेस सेलिंग बोलते हैं इसको, ओके। मतलब क्या होता है कि बस फटाफट भाग रहे हो और उस टाइम पे बेच रहे हो, तो बहुत कम वैल्यूज़ मिलती है डिस्ट्रेस सेलिंग के अंदर। एंड देयर लिक्विडेशन इन ए टाइम बाउंड मैनर। जो कोड है वो सीख करता है टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी विच वुड सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट मार्केट्स एंड इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैसिलिटीज मोर इन्वेस्टमेंट्स लीडिंग टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, बस इसने यही ज्ञान दिया है कि भाई हम इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क लेके आए ताकि टाइमली रिजॉल्व कर सके चीज़ों को। अब स्ट्रक्चर क्या है कोड का, स्ट्रक्चर ये है कि सेक्शन 1 से 3 है वो आपके प्रीलिमिनरी सेक्शन है जहाँ पे शो, टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट है, एप्लीकेशन है एंड डेफिनेशन है। फिर 4 से 77 आते हैं, वो आपके इंसॉल्वेंसी कॉर्पोरेट पर्सन की बात करते हैं जो कि अपने अभी लॉ के अंदर एप्लीकेबल है। उसके बाद में सेक्शन 78 से 187 है वो इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, ये अपने एप्लीकेबल नहीं है। एंड 188 से 223 है वो बोलता है कि रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड आईयू, इनका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो वो 188 से 223 तक है जहाँ पे आईपीपीआई, उसके पावर एंड फंक्शन, इंसॉल्वेंट, आईपीए क्या होता है, आईपी क्या होता है, आईयू क्या होता है, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशंस क्या होता है, फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट कैसे होगी, इसके सेक्शन है। ये भी मोटा मोटी अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, हाँ, लेकिन आईपीए के बारे में, आईयू के बारे में एक बेसिक नॉलेज अपन को ज़रूर दिया हुआ है। उसके बाद में मिसलिनियस 244 से 255, यहाँ पे कुछ मिसलिनियस सेक्शंस कवर हुए हैं 224 से 255। एंड फिर शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 12 तक की सारी डिटेल्स अपन को दे रखी है। अब कहते हैं आईबीबीआई है वो इस्टेब्लिश किया गया टू एडमिनिस्टर द वर्क ऑफ आईबीसी ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, फर्म्स एंड इंडिविजुअल। मतलब सारी चीज़ें कवर हो गई, कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट हो गए, फर्म्स आ गए एंड इंडिविजुअल्स आ गए। अब देखो फाउंडेशन क्या है इस कोड का। एज ए की इनोवेशंस ऑफ द आईबीसी, यहाँ पे 4 पिलर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया गया है, ओके। 4 मेन पिलर्स है वो आईबीसी के रखे गए हैं। जो फर्स्ट पिलर है वो क्या है, अगेन जुडिशियल अथॉरिटी है जो कि हमारी एनसीएलटी और एनसीएलएटी है, ओके, जो कि रेस्पेक्टिव एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल रहने वाली है यहाँ पे। अब सेकेंड पिलर जो है वो है यहाँ पे रेगुलेटर। रेगुलेटर बोले तो कौन, आईबीबीआई, ओके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मेन रेगुलेट करती है, ओके। थर्ड हमारा यहाँ पे है आईपीए, ओके। आईपीए बोले तो नहीं, जो कि आईपीए का ध्यान रखते हैं। जो थर्ड पर्सन है, पिलर है जो इसका, वो रेगुलेटर पर्सन है, ओके, जिसके अंदर आईपीए आ गया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आ गए सारे के सारे। एंड जो फोर्थ पिलर है वो है एक न्यू इंडस्ट्री जिसको हम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कहते हैं, जिसके अंदर पूरा डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस में स्टोर रहेगा कि भाई किस पर्सन की कितनी कितनी पेमेंट्स है वो पेंडिंग है किस किस पर्सन से, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट को पता चलता रहे, मॉनिटर करती रहे कि जैसे अगर किसी का लिक्विडेशन आता है तो फॉल्स क्लेम नहीं आएंगे उसके अंदर। पहली चीज़ फॉल्स क्लेम नहीं आएंगे, दूसरा कि ऐसे कोई केसेस नहीं आएंगे कि भाई
हमें मतलब गलत सेल नहीं हो रखी हो आरपी के साथ में मिलके, मतलब ये एक तरह से सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग करेंगे यहाँ पे। तो सेंट्रलाइज क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं भाई अच्छी तरह से, क्योंकि ये इसके अंदर अब आयु का देखेंगे ना तो उसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलरली क्वार्टरली रिटर्न जाएगी आपकी कि कितने कितने आपके क्रेडिटर्स हैं, कितने आपके डेटर्स हैं, और फिर ऑटोमेटिकली है ना एक पैन जैसे आधार बेस्ड है ना, तो वो पूरा क्या होगा, एक सेंट्रलाइज मतलब आपका एक यूनिक कोड नंबर होगा, उससे पूरा कंट्रोल होगा हर एक बिजनेस का। एंड फिर कोई लिक्विडेट कर जाता है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस बंदे ने क्या किया, डिफ़ॉल्ट किया है, उसके ऑटोमेटिकली उसी सिस्टम से डेटर क्रेडिटर सारे उठ के आ जाएंगे, डेटर से कैश रियलाइज होगा, असेट से कितना रियलाइज हो सकता है, एंड क्रेडिटर्स को इमीडिएट पेमेंट होगा। तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम हो, विद इन 1 मंथ है वो सारा काम एग्जीक्यूट हो जाए, इसलिए यहाँ पे है वो IBBI पिक्चर में आती है। ओके, एक तरह से IBBI के पास क्या है, एक बहुत बड़ा सर्वर है जिसके अंदर ये सारा ये डाटा है वो रखती है और वहाँ से मॉनिटर करने वाली है। अभी तक ये पूरी तरह से इसका काम चालू नहीं हुआ, लेकिन ऑन द वे है। अब बात करते हैं इनिशिएशन ऑफ CIRP। CIRP कब इनिशिएट होगी, तो CIRP की जो भी प्रोसीडिंग्स है ना वो इनिशिएट किया जा सकता है अगेंस्ट एक कॉर्पोरेट डेटर। ओके, एक कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो, CIRP है वो इनिशिएट कर सकते हो। जो कॉर्पोरेट डेटर है अब कौन कर सकता है, एक तो वो इटसेल्फ वो खुद कर सकता है, या फिर इसका कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर कर सकता है। जब भी कोड इनेक्ट हुआ है, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है टू इनिशिएट CIRP अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट डेटर है वो कितनी है, 1 लाख रुपये आपको दे रखा है कि 1 लाख रुपीज़ है जो कि मिनिमम अमाउंट है वो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो सकता है। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि CG है, उसने 24 मार्च 20 को क्या किया है, मिनिमम वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपीज़ कर दी है। ये 24 मार्च है, ये याद रखना। ये कोविड के दिन जो ऑल इंडिया लेवल पे लगा था ना वो 25 मार्च से लगा था, तो उससे पहले वाले दिन ही बोल दिया। और यहाँ पे जो अमाउंट दी है ना वो डिफ़ॉल्ट की अमाउंट दी है, तो मतलब 25 मार्च के बाद में अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है तो फिर इसके अंदर प्रोसीडिंग नहीं होगी, अगर डिफ़ॉल्ट पहले हो रखा है तो फिर हो जाएगी। ओके, 25 मार्च के बाद में भी हो जाएगी। जो डिटेल प्रोसीजर दे रखी है आपको कि जब भी कोई इंटरप्राइज चाहे वो इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट पर्सन हो वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, ओके, तो कंट्रोल ऑफ इंटरप्राइज है वो शिफ्ट हो जाएगा। मतलब उस इंटरप्राइज का, मान लो ये बिल्डिंग है आपकी, ये आपका ऑफिस है, ये आपकी इंडस्ट्री है, ओके, ये आपकी जो इंडस्ट्री है, ओके, इसके आप ओनर हो, आपने डिफ़ॉल्ट किया तो अब कंट्रोल आपके पास नहीं रह के कंट्रोल किन के पास आ जाएगा, यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास में कंट्रोल आ जाएगा। ओके, किसके पास, यहाँ पे क्या बोला है, कंट्रोल ऑफ इंटरप्राइज शिफ्ट हो जाएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं जिनके पास में कंट्रोल रहता है। वो असेस करेंगे प्रपोजल, या तो वो रिवाइव करेंगे इंटरप्राइज को या फिर वो लिक्विडेशन के लिए, मतलब 2 ऑप्शन है उनके पास में, या तो वो रिवाइव कर सकते हैं, ओके, कि भाई अगर पॉसिबल हुआ तो उसको वापस से चलाना है, लेकिन अगर रिवाइव नहीं कर पाए तो फिर आप लिक्विडेशन पे आप क्या कर सकते हो, उसका लिक्विडेशन है वो इनिशिएट कर सकते हो। ओके, डिसीजंस है वो रिक्वायर्ड है टू बी टेकन in a time bound manner so that there are greater chances that the enterprise is served as a going concern and productive resources of economy can be put to best use. जो CIRP है वो कमेंस करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर इट्स इनिशिएशन। जो प्रोसेस है वो इंटेल्स करती है एक मोरिटोरियम where creditors stay their claims to give their debtor a better chance to survive as a going concern। जो मॉरिटोरियम पीरियड है वो 180 दिन का होगा, एंड इन द लिमिटेड सर्कमस्टांसेस अगर COC 66% मेजोरिटी के साथ में अप्रूव कर देती है तो उस केस में ये एक्सटेंशन, 1 टाइम एक्सटेंशन यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा, वो भी अप टू 90 डेज़ का, मे बी ग्रांटेड विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द NCLT। लेकिन वहाँ पे भी NCLT की प्रायर अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। जो CIRP है वो मैंडेटरी कंप्लीट किया जाएगा विद इन ए पीरियड ऑफ 330 डेज from the insolvency commencement date, including any extensions and the time taken in legal proceeding in relation to the resolution process of the corporate debtor। जो amendment है वो undertaken किया गया है to ensure a timely resolution in view of the fact that the 270 days deadline है वो breach ना हो on account of legal proceeding against the corporate debtor। मतलब कि यहाँ पे CIRP मैंडेटरीली आपकी 330 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, चाहे कोई भी एक्सटेंशन इंक्लूड हो, चाहे वहाँ पे आपने कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए स्टे ऑर्डर आ गया, टाइम लिया, स्टिल 330 डेज इज मैक्सिमम पीरियड जिसमें कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, ये अमेंड किया गया ताकि ये इंश्योर कर सके कि 270 डेज की जो डेडलाइन है वो ब्रीच नहीं हो लीगल प्रोसीडिंग्स के कारण। प्रोविजन रिलेटिंग टू CIRP यानी कि सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 32 तक के हैं
वो आपके एप्लीकेबल हैं। एंड लिक्विड मतलब ये CIRP है, और एक लिक्विडेशन प्रोसेस क्या है वो वहाँ पे अपने 33 से 54 तक के सारे सेक्शंस कवर होते हैं। अब फास्ट ट्रैक CIRP है उसका क्या होगा, स्मॉल कॉरपोरेट पर्सन के लिए दैट इज 55 to सेक्शन 58 वो इफेक्टिव होंगे इन केस वेयर द एंटरप्राइज इज ए स्मॉल कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 और ए स्टार्टअप और एन अनलिस्टेड कंपनी है जहाँ पे टोटल एसेट नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ है, ठीक है, वहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा के नहीं हैं। अब कहते हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू वॉलंटरी लिक्विडेशन, सेक्शन 59 क्या बोलता है, यह एप्लीकेबल होगा टू कॉर्पोरेट पर्सन हु इंटेंड टू लिक्विडेट इटसेल्फ वॉलंटरीली एंड हैज़ नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट, या फिर उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट कमिट नहीं किया है। तो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज क्या बोलता है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज है वो थ्रू किसके दिया किया जाएगा, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के द्वारा, जो बैंकरप्सी है इंडिविजुअल की एंड फर्म्स की, ओके, यानी यहाँ पे पार्ट 3 पिक्चर में आता है, डील्स करता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड बैंकरप्सी के द्वारा फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स, जो यहाँ पे अपन ने पहले ही देख लिया कि इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म है, ये अपने सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। फ्लो क्या रहेगा IBC का फॉर इंडिविजुअल, जो प्रोसेस है इसे अपन एक जो प्रोसेस है पूरी वो कौन मैनेज करेगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यहाँ पे मैनेज करेगा। जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो इनिशिएट की जाएगी, जो फाइनलाइज किया जाएगा रीपेमेंट का प्लान क्या है विद कॉन्करेंस ऑफ डेटर एंड कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अपॉन कॉन्सेंसस ऑन रीपेमेंट प्लान विद द इंडिविजुअल और फर्म विल गेट ए डिस्चार्ज ऑर्डर, तो उनको एक डिस्चार्ज ऑर्डर यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सबसे पहले तो RP है जो पूरी प्रोसेस को मैनेज करेगा, सबसे पहले वो इनिशिएट करेगा, वो रीपेमेंट प्लान बनाएगा जिसको अपन रिजोल्यूशन प्लान भी बोलते हैं, ओके, डेटर के ऑफ डेटर, यानी यहाँ पे डेटर कौन है, जिस बंदे का प्लान बन रहा है यानी कि जिसका दिवाला निकला हुआ है, ओके, तो वो कॉर्पोरेट डेटर होता है, तो उसका बनाएगा। एंड COC देन कौन से किस तरह से रीपेमेंट किया जाएगा, ओके, डिस्चार्ज ऑर्डर बनाएगा, ओके, ऑन फेलियर टू फाइनलाइज द रीपेमेंट प्लान, अगर वो फेल हो जाता है तो वो क्रेडिटर या डेटर है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है बैंकरप्सी के लिए, ओके। जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है अगर वह बैंकरप्सी हु इज़ ए बैंकरप्सी ट्रस्टी विल टेक ओवर स्टेट ऑफ द बैंकरप्ट, ओके, वो बैंकरप्ट की स्टेट्स को टेक ओवर करेगा और सेल या डिस्पोज कर देगा एंड सेटिस्फाई करेगा पेमेंट ऑफ क्रेडिट टू द एक्सटेंट पॉसिबल, तो जिस एक्सटेंट तक पॉसिबल है वहाँ तक कोशिश करेगा कि क्रेडिटर्स को पेमेंट मिल जाए। जैसे ही बैंकरप्ट हो जाएगा उसको एक डिस्चार्ज ऑर्डर आ जाएगा एंड डिस्चार्ज ऑर्डर है वो रजिस्टर किया जाएगा IBBA के साथ में इन ए रजिस्टर्ड रेफर्ड इन सेक्शन 196 ऑफ द कोड, ओके, कोड के अंदर 196 में जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड डिस्चार्ज ऑर्डर बनेगा। अब जो ये कोड के प्रोविज़न हैं वो सारे लॉ को ओवरराइड करते हैं, ओके, over other law. Section 238 of the code states that the code shall have overriding effect over all other law, तो जितने भी अदर लॉज हैं उन सब के ऊपर इसकी चलेगी। फॉर एग्जांपल सेक्शन 178 of the Insolvency Code 2016 provide that distribution from sale of assets will be as specified in that section, notwithstanding anything in the contrary contained in any law enacted by the parliament or any state legislature or for the time being in force। मैनी टैक्स लॉज हैं वो फर्स्ट चार्ज किए जाएंगे एंड एसेट के ऊपर ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पे एग्जांपल है ओवरराइडिंग प्रोविजन के, जैसे कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द कोड कब होगा, सेक्शन 1 बोलता है कि होल ऑफ इंडिया के ऊपर होगा। 28 मई को पिक्चर में आया था ये, ओके, यही मेन बात थी। यहाँ पे अमेंडमेंट क्या हुई, फर्स्ट अमेंड किया गया था IBBI को ऑर्डिनेंस 2017 के द्वारा, उसके बाद में फिर वापस से ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया, तो वहाँ पे अमेंडमेंट हुआ फर्स्ट। फिर सेकंड अमेंडमेंट हुआ, वो कहाँ पे हुआ, मतलब वो फर्स्ट अमेंडमेंट था, पहले ऑर्डिनेंस आया। देखो लोगों को जब भी अमेंडमेंट करना होता है ना, तो अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो डायरेक्टली अमेंड हो जाएगा, लेकिन अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वो एक बार ऑर्डिनेंस लाके इम्प्लीमेंट कर देगी और फिर इसी ऑर्डिनेंस को बाद में अमेंडमेंट एक्ट में चेंज कर देते हैं, ओके। जो सेकेंड अमेंडमेंट है IBC कोड का, वो 2016 के अंदर 18 के अंदर आया था, ओके। और उसके बाद में थर्ड अमेंडमेंट आया था, वो 2019 के अंदर आया था। एंड देन फोर्थ अमेंडमेंट 2019 के अंदर ही आया था, थोड़े टाइम में, ओके। ड्यू टू द एडवेंट ऑफ COVID-19 पेंडेमिक IBC है वो अमेंड हुआ है, जिसमें सेक्शन 10A, ओके, एंड
टू सस्पेंड 10A इंट्रोड्यूस किया ताकि 7, 9 और 10 की प्रोसीडिंग्स को क्या किया जा सके, सस्पेंड किया जा सके। और ये कब हुआ, मार्च 25, 2020, यानी कि जिस दिन से हमारे यहाँ पे क्या लगा था, लॉकडाउन लगा था, उस वाले दिन से है वो यहाँ पे सारी IBC को सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि 7, 9 और 10 ये 3 ही एंट्री के प्लेस, इनको सस्पेंड करने के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। जो कोड है वो अंडरगोन सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट सिंस इनएक्टमेंट टू कीप अप विद द डेवलपमेंट एंड डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को डिमांड को कम्पीट करने के लिए, उसको इनेक्ट करने के लिए, कीप अप करने के लिए वो ये कोड पिक्चर में आया। रिसेंटली प्रेसिडेंट प्रोमुलगेटेड द IBC ऑन 4 अप्रैल 2021। जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उन्होंने 12 अगस्त 2021 को इनेक्ट किया है IBC अमेंडमेंट एक्ट 2021। कब किया है, 12 अगस्त 21। और आपका अटेम्प्ट है मई वाला, तो मई के लिए तो ये ऑलरेडी क्या है, डेडलाइन है अक्टूबर 21 तक की जितनी भी अमेंडमेंट है वो सारी इसको देखनी पड़ेगी। तो ये भी वाला अमेंडमेंट पार्ट इसका हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू इफेक्ट फ्रॉम 4th डे ऑफ अप्रैल 2021, जो कि 4 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो गया था। ये जो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो IBC ऑर्डिनेंस था 2021 का, उसी को कंटिन्यूसली यहाँ पे उन्होंने रिपील किया है। Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken over the said ordinance shall be deemed to have been done or taken from under the provision of this act। तो उस ऑर्डिनेंस से जो भी चेंजेस किए होंगे या फिर जो भी इम्प्लीमेंट किया है तो वो ऑलरेडी लॉ का पार्ट बन गया है। ओके, जो अमेंडमेंट है वो इस तरह से किया गया, टू इंटेंड टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट अल्टरनेटिव इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट पर्सन्स क्लासिफाइड एज MSME। ओके, ये MSME के लिए मेनली एक नई स्कीम आई थी जिसको अपन बोलते हैं प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ओके, PPIRP। ओके, तो ये नई प्रोसेस यहाँ पे आई थी। एंड ये जो है MSMEs के लिए इन दिस कोड will alleviate the distress faced by the MSMEs due to the impact of the pandemic and the unique nature of their business. Duly recognize their importance in the economy, it provide an efficient alternative insolvency resolution framework for corporate persons classified as MSMEs for timely, efficient and cost-effective resolution of the distress, thereby ensuring positive signal to debt market, employment preservation, ease of doing business and preservation of enterprise capital. Other expected impact and benefit of the amendment in code are lesser burden on adjudicating authority, assured continuity of business operation and for corporate debtors, less process cost and maximum asset realization for financial creditor। ये जो assurance है continued business relaxation का with corporate debtor and right protection of operational creditor। जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है वो सीक करता है टू अमेंड सेक्शन 4 टू लेके यहाँ तक के सारे सेक्शंस आते हैं इसमें। एंड साथ में यहाँ पे PPIRP भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी है। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है इस कोड की, ये सेक्शन 2 बताता है। सेक्शन 2 बोलता है कि कोई भी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट की गई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या फिर किसी प्रीवियस लॉ में, उस पर ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे सारी कंपनी कवर हो गई। यहाँ पे एनी अदर कंपनी को कवर कर लिया जो कि फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स है, वो किसी स्पेशल एक्ट में है, कंपनीज एक्ट में नहीं हो, किसी स्पेशल एक्ट में हो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट के अंदर हो, तो फिर वो सारी कंपनीज भी आ गई। कोई भी LLP यहाँ पे कवर हो गई, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे कवर हो गया। ओके, कोई भी पर्सनल गारंटर हो, अगर आप पर्सनल गारंटर हो तो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा क्या, IBC, मतलब कि आपको भी क्या किया जा सकता है, फिर लिक्विडेट किया जा सकता है। पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल्स, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया। जो 7 नंबर वाला पॉइंट है वो बोलता है कि ये पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर है वो ट्रीट किया जाता है एज ए सेपरेट क्लास। ओके, जो एप्लीकेशन है फॉर बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल गारंटर विल हैव टू बी फाइल्ड बिफोर NCLT एंड द सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 ऑफ द IBC। तो अगर आपको पर्सनल गारंटर, एग्जांपल के लिए आपका कोई दोस्त था, वो कोई माल वाल लेके आ रहा था, आपने गारंटी दे दी, अब वो पे नहीं करता, वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो क्या आपके अगेंस्ट में इनिशिएट की जा सकती है। बट अगेन यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल गारंटर को है वो फाइल करना पड़ेगा बिफोर NCLT। ओके, बिफोर इनिशिएटिंग लिक्विड बैंक्रप्सी प्रोसीजर। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे बोली। अब देखो, कंपनीज, LLP, नोटिफाइड एंटिटी, पर्सनल गारंटर, पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल अदर देन पर्सनल गारंटर, वो यहाँ पे कवर हो गए। अब ये नॉन एप्लीकेबिलिटी कब है इस कोड की, यह एप्लीकेबल नहीं होगा कॉर्पोरेट इन फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। ओके, कॉर्पोरेट पर्सन है वो इंक्लूड नहीं करेगा एनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर एंड नॉट कवर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, ARC, म्यूचुअल फंड, CIS और पेंशन फंड।
जो FSP है इसका मतलब क्या हो गया, एक पर्सन जो कि इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। सेक्शन 227 ऑफ द कोड है वो नोटिफाई किया गया है ऑन 1 मई 2018, प्रोवाइडेड कि CC है वो नोटिफाई करेगी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को फॉर द पर्पज ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसीजर्स। तो मेन बात सिर्फ यही बोला है कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कौन होने वाला है, वो ऐसे पर्सन है जो कि बिजनेस करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज का, ओके, या तो वो ऑथराइज करते हैं या फिर वो इश्यू करते हैं या फिर वो रजिस्टर करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर का, वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, मतलब इन फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटर के साथ में रजिस्टर्ड होने चाहिए एक तरह से। अब फिर यहाँ पे इन्होंने, अभी तक तो सिर्फ बेसिक पार्ट था जिसमें पूरे कोड का मोटा मोटी जो इनको लगा ना इंपॉर्टेंट वाला पार्ट वो यहाँ पे कवर किया। अब यहाँ से चालू होती है डेफिनेशन, ओके। डेफिनेशन पार्ट है सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 5 तक का, जहाँ पे इन्होंने सबसे पहले बोर्ड की डेफिनेशन बताई है। बोर्ड मतलब कि IBBI कौन है, क्या है, उसकी डेफिनेशन बताई। चार्ज का मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर्टी के ऊपर अगर ऑलरेडी कोई चार्ज है तो मतलब अडानी रखी हुई है उसको, तो उसके ऊपर क्या होगा। क्लेम की डेफिनेशन बताई है कि अगर आपके ऊपर कोई क्लेम करता है, ओके, तो फिर उसको क्लेम कब कहा जाएगा। कॉरपोरेट पर्सन कौन होता है, ओके, कंपनी, LLP या फिर कोई भी पर्सन जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, लेकिन इसमें कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है वो इंक्लूड नहीं होंगे कॉरपोरेट पर्सन में, मतलब सारे पर्सन इसमें कवर हो गए अदर देन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर। उसके बाद में कॉरपोरेट डेटर कौन होता है, मतलब कि यही कॉरपोरेट पर्सन है वो कॉरपोरेट डेटर होगा जो कि डेप्ट लेता है टू एनी पर्सन, ओके, हु ओज ए डेप्ट टू एनी पर्सन। अगर कॉरपोरेट एप्लीकेशन है, अप्लीकेंट है, वो किसी से डेप्ट लेता है, ओके, डेप्ट लेता है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉरपोरेट डेटर बन जाएगा। समझ में आई। तो कॉरपोरेट डेटर की डेफिनेशन है वो कॉरपोरेट पर्सन के ऊपर ही डिपेंड करती है। उसके बाद में आता है कोर सर्विसेज, मतलब कि सर्विसेज जो कि रेंडर की गई है IU के द्वारा। IU बोले तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के द्वारा। कौन कौन से कोर सर्विसेज हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन एक्सेप्ट करेगी, सेफ एंड एक्यूरेट रिकॉर्डिंग करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी, वेरीफाई करेगी एंड इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देगी जो कि IU के पास में है। उसके बाद में क्रेडिटर में कौन कौन आता है, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, सिक्योर, अनसिक्योर एंड डिक्री होल्डर है वो यहाँ पे इस पिक्चर में आ जाते हैं। फिर बोला कि डेब्ट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम विच इज ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन एंड इंक्लूड्स ए फाइनेंशियल डेब्ट एंड ऑपरेशनल डेब्ट। जो फाइनेंशियल डेब्ट है मतलब कि डेब्ट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इफ एनी विच इज डिस्पर्स अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इंक्लूड्स मनी, जो भी आपने बोरो किया है, कोई भी अमाउंट रेज की है आपने, इन सब के रिगार्डिंग ये सारे आपके किसके अंदर कवर हो जाएगी, यहाँ पे फाइनेंशियल डेब्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। एक बार आप देख लेना, कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है। अब बात करते हैं अपन डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि नॉन पेमेंट होता है डेब्ट का एंड होल या फिर किसी भी पार्ट और या इंस्टॉलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डेब्ट जो कि ड्यू हो चुकी है या फिर पेबल है एंड या फिर जब पे नहीं हुई है, किसके द्वारा, डेटर के द्वारा अभी तक पे नहीं की गई है, किसको, टू कॉर्पोरेट डेटर को, ओके, एज द केस में भी, तो वो आपका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मतलब कि मेन बात ये कि आपको पेमेंट करना था, आपने पे नहीं किया कॉर्पोरेट डेटर ने, तो उस केस में वो डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा, ओके। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऊपर पड़ा था, फाइनेंशियल डेब्ट क्या है, ओके, फाइनेंशियल अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो यहाँ पे कि भाई रिकॉर्ड्स क्या है, मेन तो रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे। अब डेब्ट के, लाइबिलिटी के, एसेट के, ओके, या फिर कोई भी डिफ़ॉल्ट क्या उसके, या बैलेंस शीट के, कैश फ्लो स्टेटमेंट के, इन सब के यहाँ पे कवर हो गए। अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कोई भी सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरेंस, डिपॉजिट, क्रेडिट अरेंजमेंट, लोन, एडवांसेस, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, पर तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। जितने भी बैंक आपको ऑफर करते हैं वो सारे के सारे, इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करती है वो सारे के सारे, LIC इशू करते हैं वो भी सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे, ओके। फिर आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब कि पैसा लेना, पैसा देना, पैसे को एडमिनिस्ट्रेशन करना, आपके एसेट को सेफ गार्ड करना, उसके बेसिस पे लोन करना, ओके, आपके एसेट को मैनेज करना, आपकी रेंडरिंग करना, ओके, बाई करना, सेल करना, आपके बिहाफ पे किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को अवेल करना, सर्विसेज को इस्टेब्लिश करना, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम को कोई भी मेंटेन करना, ट्रांसफर रिकॉर्ड को, अंडरराइटिंग करना, इश्यूएंस ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट को, या फिर सेलिंग, प्रोवाइडिंग और इशूइंग करना स्टोर्ड वैल्यू और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और प्रोवाइड करना पेमेंट सर्विसेज एटसेट्रा को। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, क्योंकि FSP वहाँ पे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट से भी बाहर हो गया था, तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ये लोग नहीं होंगे। कोई भी बंदा जो कि इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो कि ऑथराइजेशन है, इशूड है, मतलब कि इनको कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन से बाहर किया। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट से बाहर हुए तो ये फिर कॉर्पोरेट डेटर ही नहीं बने, और कॉर्पोरेट डेटर नहीं बने तो इनको ऊपर IBC एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ गई, इस तरह से इन्होंने किया। सी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है वो डेफिनेशन पड़ी, फिर कॉर्पोरेट डेटर के अंदर है, इसकी डेफिनेशन आ गई, एंड फिर वो आगे
आगे क्या हुई आपकी फाइनेंशियल सर्विस, मतलब कि यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एफएसपी को एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर में एफएसपी आया ही नहीं, और एफएसपी आया ही नहीं तो मतलब कि फिर इसके ऊपर आईबीसी एप्लीकेबल होगा ही नहीं। अब आता है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर में सेबी, आरबीआई, आपका पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी, इरेडाई, ये सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आ गई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है। अब बात करते हैं आईपी यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होते हैं, मतलब कि ऐसे पर्सन जो कि इनरोल हुए हैं अंडर सेक्शन 206 होता है आईपीए, यानी कि 206 जो है आईपीए का है। आईपीए मतलब कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। ये कौन होती है, नॉर्मली आईसीएआई, आईसीएसआई, ये सारी एंटिटीज़ हैं वो आईपीए होती है। इनके अंदर जो भी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, आईपी के नाम से जाना जाता है। समझ में आया की रोल क्या है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड। अब जो वर्ड पर्सन है वो यूज़ करता है रेफर टू एन इंडिविजुअल टू बी आईपी। एक एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, वो ओनली भी रिकॉग्नाइज एज आईपीई, वो आईपीई के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो नहीं डिफाइन की जाएगी अंडर दिस कोड। ओके, आईपीए, आईपी मतलब कि पर्सन रजिस्टर्ड विद द बोर्ड अंडर सेक्शन 201 of an insolvency professional agencies. Okay, work relating to the insolvency resolution is expected to be handled by IP, and ये जो प्रोफेशनल्स है वो रिक्वायर्ड है टू बी रजिस्टर्ड विद द IPA, वो IPA के नाम से रजिस्टर्ड होंगे। ओके, IPA will develop the professional standard code of ethics and be first level regulator for IPM, insolvency professionals member. This will lead to development of a competitive industry for such professionals. अब आईयू मतलब क्या होता है, आईयू मतलब कि पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है विद द बोर्ड एज एन इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी अंडर सेक्शन 210 के अंदर जो रजिस्टर्ड है। जो आईबीसी इंश्योरेंसी बैंक्रप्सी प्रोसेस है वो एक्सपेक्टेड है कि वो फंक्शन करेगी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी है वो कलेक्ट करेगी, कोलेट करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी एंड डिसेमिनेट करेगी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, ताकि ये इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में यूज़ हो सके। तो ये मेन आईयू का काम है। आईयू मतलब कि इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। ओके, जो हमारा सेंट्रलाइज डाटा है जो कि सारी चीज़ें कलेक्ट करेगा, कोलेक्ट, ऑथेंटिकेट एंड डिसेमिनेट करेगा, मतलब जिसको चाहिए उसको अवेलेबल कराएगा। पर्सन के अंदर कौन कौन आता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या फिर कोई भी एंटिटी जो कि एस्टैब्लिश की गई है। साथ में यहाँ पे पीआरओआई को भी इंक्लूड किया है। पीआरआई को भी मतलब कि कौन होता है, तो इंक्लूड करता है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को भी। तो पर्सन अदर देन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है वो पीआरओआई होता है। तो पीआरआई कौन है, मीनिंग जो कि 2V ऑफ द फेमा के अंदर डिफाइन किया गया है। फिर बोलते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है, क्योंकि कोई भी मनी, गुड्स, एक्शनेबल क्लेम या लैंड या एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी है जो कि इंडिया के अंदर या फिर आउटसाइड इंडिया वो सिचुएटेड है, तो कोई भी डिस्क्रिप्शन हो, इंटरेस्ट हो, इंक्लूडिंग प्रेजेंट और फ्यूचर और वेस्टेड और कंटिजेंट इंटरेस्ट जो कि आपका इंसिडेंटल टू प्रॉपर्टी है, तो वो आपका प्रॉपर्टी में कवर हो जाएगा। सिक्योर क्रेडिटर कौन होता है, मतलब कि कोई भी क्रेडिटर जिसके फेवर में सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपने क्रिएट किया है वो आपका क्रेडिटर, सिक्योर क्रेडिटर हो जाता है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट पिक्चर में आया, तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब कि आपके पास में राइट, टाइटल या इंटरेस्ट है टू क्लेम द प्रॉपर्टी जो कि उसके फेवर में क्रिएट की गई है फॉर सिक्योर क्रेडिटर बाई ये ट्रांजेक्शन जो कि सिक्योर पेमेंट या परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन एंड इंक्लूड करता है मॉर्गेज, चार्ज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट एंड इनकम्बरेंस और एनी अदर एग्रीमेंट और अरेंजमेंट जो कि सिक्योर करता है पेमेंट्स को और परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑब्लिगेशंस और एनी पर्सन्स को। कोई भी ट्रांजेक्शन है जो कि इंक्लूड करता है अरेंजमेंट या अरेंजमेंट इन राइटिंग और फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट और फंड्स, गुड्स और सर्विसेज फॉर्म और टू द कॉर्पोरेट डेटर। ट्रांसफर इंक्लूड करता है सेल, परचेज, एक्सचेंज, मॉर्गेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन और एनी अदर फॉर्म को जो कि ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पोजीशंस और लीन है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एनी प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स करता है ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एंड क्रिएशन ऑफ एनी चार्ज अपॉन सच प्रॉपर्टी। तो इनके ऊपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन क्या होता है, इन सबको बताया। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में एनसीएलटी और एनसीएलएटी दो ही आएंगे मेनली। ओके, यहाँ पे टाइम पीरियड भी बताया है कि नॉर्मली इनको एक्सटेंशन कितने कितने दिन का मिल सकता है। ओके, मतलब कितने दिनों में इनको अप्लाई भी करना है। उसके बाद में आता है बेस रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है, मतलब कि एक ऐसा रेजोल्यूशन प्लान जो कि प्रोवाइड किया गया है कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा। ओके, अंडर क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 54A विच डील्स विद द कॉर्पोरेट डेटर्स एलिजिबल फॉर PRI, मतलब ये PPRI की बात कर रहा है कि अगर आप PPIRP हो तो उसके लिए आपको बेस रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना पड़ता है। और ये एक ऐसा रेजोल्यूशन प्लान होता है जो कि कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ओके, 54A के अंदर है वो ये प्रोवाइड किया जाता है कि भाई वो कहता है कि मैं इस तरह से रिवाइवल करने वाला हूँ। ओके, लेकिन ये किसके द्वारा, जो कि एलिजिबल होना चाहिए PPIRP वाला, वो वाला।
कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का मीनिंग क्या है, ये ऊपर भी पढ़ा था अपन ने। सारे के सारे कॉर्पोरेट डेटर्स आ गए, सारे वो बंदे आ गए जो कि आपके कॉर्पोरेट डेटर हैं, जो कि ऑथराइज्ड है अंडर कि वो एप्लीकेशन कर सके PPIRP में। एंड इंडिविजुअल जो कि इंचार्ज ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज है कॉर्पोरेट डेटर के। इफ एक पर्सन जो कि कंट्रोल एंड सुपरविजन करता है ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स। अब बात करते हैं डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट मतलब कि सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो कि एग्जिस्टेंस करती है अमाउंट ऑफ डेब्ट की, क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, या फिर ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और वारंटी की। यह आपका डिस्प्यूट का मतलब बता दिया है कि डेब्ट होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज है उसका ब्रीच हुआ हो तो फिर ये आपका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है, जिसने आपको फाइनेंशियली डेब्ट दे रखा हो। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर डे को आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है किसी भी पर्सन की, किसी सर्टेन डेट को। इंटीमेशन डेट, इनिशिएशन डेट क्या है, मीन्स द डेट ऑन विच ए फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट या ऑपरेशनल क्रेडिटर है, जो भी केस हो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए इनिशिएट करते हैं CIRP को या फिर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि बोलते हैं इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट क्या होता है, मतलब कि कोई भी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ इनिशिएटिंग CIRP बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 7, 9 एंड 10 है वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। अब IRP क्या होता है, IRP पीरियड क्या होता है, वो पीरियड 180 डेज के अराउंड होता है ये, जो कि बिगिन होता है कमेंसमेंट डेट के दिन में एंड एंड होगा ऑन 118th डे के ऊपर। उसके बाद में बात करते हैं इंटरिम फाइनेंसेस क्या होते हैं। ओके तो इंटरिम फाइनेंसेस क्या होते हैं, मीन्स द फाइनेंशियल डेब्ट रेज्ड बाय द कोर एप्लीकेंट, जो कि रेज किया गया है बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, और जो कॉर्पोरेट डेटर है वो PPIRP के अंदर है, एज द केस में भी है, वो अदर डेब्ट में जैसे भी नोटिफाई किया जाता है वो उसके अंदर पैसा लगा हुआ है, वो इंटरिम फाइनेंस होता है, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड अगर आपने और भी लोन्स लिए हुए हैं तो वो ओके मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा यहाँ पे लोन दिया जाएगा। नॉर्मली लोन कौन लेता है, कंपनी लेती है, लेकिन यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल RP है वो क्या करता है, और डेब्ट लेता है। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट क्या होगी, जिस दिन से लिक्विडेशन चालू हो गया। लिक्विडेटर कौन होता है, जो कि लिक्विडेट करने वाला है। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होता है, जो कि ऑपरेशनल डेब्ट देता है आपको। पर्सनल गारंटर कौन होता है, जो आपके बिहाफ पे श्योरिटी देता है कि भाई हाँ मैं गारंटी देता हूँ कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे, किसको, फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर किसी को भी। प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है, ये भी PPIRP के कारण आ रखा है। ओके तो PPIRP में क्या आया कि एक ऐसा मेमोरेंडम होता है जो कि सबमिट किया जाता है कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा, ओके 54G के अंदर। एंड यहाँ पे PPIRP की कमेंसमेंट डेट कौन सी है, मीन्स वो वाली डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेंट फॉर इनिशिएटिंग PPIRP बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर क्लोज A ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 54C। तो वो सारी की सारी जो भी डेट ऑफ एडमिशन है, एप्लीकेशन जिस दिन आपकी एप्लीकेशन है वो एडमिट कर ली, एडमिट कौन करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करेगी। ओके आप गए एप्लीकेशन लेके और आप किसके पास पहुंच गए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो कि कौन है, अपनी NCLT। तो NCLT के पास जाके आपने एप्लीकेशन दी तो किस दिन, कौन सी डेट को मान लिया जाएगा, जिस दिन NCLT ने एडमिट कर ली कि ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं आपकी एप्लीकेशन। वो इसकी कॉस्ट का मीनिंग क्या है कि जो भी अमाउंट आपने इंटरिम फाइनेंसेस के लिए एंड कॉस्ट इनकर किया है ऐसे फाइनेंसेस के लिए, जो भी फीस आपने पे किया है किसी भी पर्सन को फॉर एक्टिंग RP, ठीक है RP एक्ट करने के लिए, या फिर कोई भी कॉस्ट जो आपने इनकर किया है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए इन द रनिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज ए गोइंग कंसर्न, एंड कोई भी कॉस्ट जो कि आपने इनकर किया फॉर द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट द PPIRP, और कोई एनी अदर कॉस्ट है वो पिक्चर में आती है। तो अब PPIRP क्या होता है, वो पीरियड होता है, मीन्स द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द PPIRP एंडिंग ऑन द डेट ऑन विच द ऑर्डर अंडर सेक्शन 1 और 54L है वो आपका नोटिफाई हुआ है। तो ये पीरियड यहाँ पे कवर हो गया। अब उसके बाद में आता है रिलेटेड पार्टी कौन होता है, इसमें डायरेक्टर KMP LLP के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में, प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में उसके डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर सारे कवर हो जाएंगे यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर के जो भी होंगे। ओके कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी LLP पार्टनरशिप फर्म है, वहाँ पे सारे के सारे मतलब उनके एम्प्लॉयज़ तक कवर हो जाएंगे यहाँ पे। ओके कोई भी पर्सन है जिसकी एडवाइस के ऊपर या डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन के ऊपर है, वो डायरेक्टर, पार्टनर या मैनेजर है, वो एक्कस्टम्ड टू एक्ट है, किसी के कहने के ऊपर अगर आपको करना पड़ रहा है, ठीक है तो वो भी कवर हो जाएगा। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि होल्डिंग सब्सिडियरी या एसोसिएट कंपनी है तो वो भी सारी कवर हो जाएंगी। कोई भी पर्सन जो कि कंट्रोल करता है 20% से ज़्यादा, यानी कि अगर आप एसोसिएट्स भी बन गए, ओके मोर देन 20% है वोटिंग राइट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, तो वो भी आपका रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। अगर कोई भी पर्सन है जो कि कॉर्पोरेट डेटर कंट्रोल करता है मोर देन 20% है, मतलब यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है,
और कोई भी हु कैन कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, तो वो भी कवर हो जाएगा। कोई भी पर्सन जो कि एसोसिएटेड है विद द कॉर्पोरेट ऑन अकाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन मोर देन 2 डायरेक्टर, इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल एंड प्रोविजन ऑफ एजेंशियल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है टू और फ्रॉम द कॉर्पोरेटर, तो वो भी यहाँ पे आपके लिए कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है। कोई भी पर्सन रिलेटिव हो इंडिविजुअल का या फिर रिलेटिव हो स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल का, कोई भी पार्टनर है वो LLP हो या LLP और या फिर पार्टनरशिप फर्म हो जिसके अंदर इंडिविजुअल पार्टनर है, ए पर्सन जो कि ट्रस्टी है या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो कि डायरेक्टर वगैरह है, तो वो आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो ये सारी आपकी एकदम डिटेल के अंदर डेफिनेशन दे रखी है रिलेटेड पार्टी की। ऊपर कौन थे रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पार्टी के ही थे कॉर्पोरेट डेटर के रिलेशन में। अब ये नॉर्मल के एक इंडिविजुअल के रिगार्डिंग दे रखा है। इंडिविजुअल का वैसे भी अपने में इतना मैटर नहीं करता, लेकिन उसके सारे लोग आ जाएं, क्योंकि देखो अपने यहाँ पे कॉर्पोरेट का इंसॉल्वेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके रिगार्डिंग रिलेटिव फिर भी इंपैक्ट पड़ता है, बट इंडिविजुअल तो अपने सब्जेक्ट में ही नहीं है, तो पढ़ो तो पढ़ो वरना छोड़ भी सकते हो। अब बात करता हूँ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, यानी कि ये एक ऐसा पर्सन है जो कि इंडिविजुअली या फिर जॉइंटली एनी अदर पर्सन के साथ में सबमिट करने वाला है रेजोल्यूशन प्लान। तो रेजोल्यूशन प्लान कौन सबमिट करेगा, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो प्लान को सबमिट करने वाला है। ओके, और सेक्शन 54 के भी आ गया जो कि PPIRP की भी बात करता है। ओके, अब रेजोल्यूशन प्लान मतलब कि रेजोल्यूशन एप्लीकेशन क्या करेगा, रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट करेगा। तो ये एक ऐसा प्लान है जो कि प्रपोज किया जाता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के द्वारा। अब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन होता है, जो कि या तो इंडिविजुअली या फिर जॉइंटली किसी अदर पर्सन के साथ में प्लान सबमिट करेगा। ओके, या तो खुद कर सकता है या फिर किसी और के साथ में। किसको करेगा, जो आपका ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको। ओके, जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है या फिर कॉर्पोरेट डेटर है वो एज ए गोइंग कंसर्न कंटिन्यू करेगा। तो ये इस तरह से रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है। ओके, तो लेकिन यहाँ पे डाउट को रिमूव करने के लिए उन्होंने सर्टिफाई कर दिया कि रेजोल्यूशन प्लान है वो इंक्लूड कर सकता है प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, चाहे वो मर्जर के थ्रू, अमालगमेशन या डीमर्जर के थ्रू भी क्यों ना हो। ओके, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो फॉर द पर्पज ऑफ दिस पार्ट मीन्स एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड टू कंडक्ट द CIRP, ओके, या फिर PPIRP एज द केस में भी इंक्लूड करता है एक IPIRP को, उसके अंदर इंक्लूड होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अंदर। वोटिंग शेयर कौन होता है, मीन्स द शेयर्स ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर इन द COC के अंदर है किसी सिंगल फाइनेंशियल शेयर क्रेडिटर है उसका कितना वोटिंग शेयर्स है बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल डेट ओड टू सच फाइनेंशियल क्रेडिटर इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल डेट ओन बाय द कॉर्पोरेट डेटर्स। ये हमारा 5 सबसेक्शन 28 था। अब CIRP क्या होता है, 6 से 32 हमारे सेक्शन कवर करते हैं। ओके, सेक्शन 4 एंड 6 से 32 जहाँ पे अपन CIRP यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस देखेंगे। एंड ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, अभी थोड़ा ऐसे हो गया। यहाँ तक अपन ने 51 चैप्टर सारे 51 पेजेस पूरे डिस्कस कर लिए हैं, टोटल 102 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।